सो वी आर स्टार्टिंग विद समराइजिंग व्हाट वी हैव स्टडीड सो फार। अब तक हमने जो पढ़ लिया है ना, उसको हम समराइज करेंगे आज, ठीक है। एंड देन वील मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द इंटरस्टेट रिलेशंस। अभी उसमें आर्टिकल 262 7 शेड्यूल हमें आज पढ़ना है, ठीक है। When we talk about system of government, basically what exactly was system? System means, system का मतलब क्या होता है? Basically, a system is a kind of structure which is in existence through which things happen. कुछ ऐसा structure, कुछ ऐसी चीज जो existence में है, जिसके through आप चीजों को साकार कर पाते हो, possible कर पाते हो, ठीक है। For example, if you are studying or you are preparing for UPSC, what is your system? Your daily schedule, your daily focus, dedication is system. Once you close the class, once you are out of the lecture, you sit and solve the questions which were given in the homework. That is your system of completing that subject, है ना। तो ये सिस्टम कहलाता है। सिमिलरली इन गवर्नमेंट ऑल्सो वी फॉलो अ सर्टन सिस्टम। व्हाट एग्जैक्टली इज दैट सिस्टम? वी हैव पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बेसिकली इज टू make bills, to make policies, to implement them, to you can say put accountability and answerable nature into the mindset of the ministers के mindset में accountability को डालना, answerable nature को develop करना, इसके लिए parliamentary system of government है हमारे पास। तो in the parliamentary system of government what did we study? यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था? We studied that Indian parliament has basic two branches, legislature and executive। हम यहाँ पर इंडिया की बात नहीं कर रहे, पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात कर रहे हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम हैज टू ब्रांचेस, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव। वी हैव स्टडीड सो फार कि इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम वाज अडॉप्टेड फ्रॉम द वेस्टमिंस्टर सिस्टम which is taken from ब्रिटेन। ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है नोन एज वेस्टमिंस्टर सिस्टम, वेस्टमिनिस्टर सिस्टम आप बोल सकते हो इसको। दैट फ्रॉम देयर वी हैव अडॉप्टेड आवर इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम। The fundamental rights that we are going to study in the next class, fundamental rights are taken from USA। USA में we have Bill of Rights, USA में हमारे पास Bill of Rights है, वहीं से हमने लिया है fundamental rights। Okay, now Indian parliamentary system, when we talk about it, legislature, executive branch जो है, it is not separate from legislature। executive branch legislature से अलग नहीं है। that also we discussed in the last class में हमने ये भी डिस्कस किया था कि legislature, executive both are together, they work together, they are not separate from each other, because the ruling party also is in legislature, ruling party is also in the executive branch, because they are executing। ruling party bill बनाने में भी बैठती है और बिल को इम्प्लीमेंट कराने के लिए भी रूलिंग पार्टी के मिनिस्टर्स होते हैं। तो दोनों को एक दूसरे से आप सेपरेट नहीं कर सकते। Who is in the executive branch? We have the prime minister, we have the cabinet of ministers, administrative machineries, that means you guys, bureaucrats, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जहां भी आएगा वर्ड समझ लेना आपकी बात हो रही है, आप कौन हो? ब्यूरोक्रेट हो, है ना। नाउ दिस एग्जीक्यूटिव ब्रांच इज ऑल्सो नोन एज द गवर्नमेंट। इसको गवर्नमेंट भी तो बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो द गवर्नमेंट, एंड दे आर अकाउंटेबल टू लोकसभा एंड राज्यसभा। आपको पता है एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर एक दूसरे से अलग नहीं है। मिनिस्टर्स इन द एग्जीक्यूटिव और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अकाउंटेबल एंड आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर में कौन आता है? Who all are there in the legislature? We have Rajya Sabha and Lok Sabha in the legislature. Okay, and the legislature can initiate no confidence motion against the government if they think that the ruling party did not win through fair means। अगर लगता है कि रूलिंग पार्टी फेयर तरीके से इलेक्शन में नहीं जीती है, और इफ द रूलिंग पार्टी इज बिकमिंग अथॉरिटेरियन इन नेचर और इट इज लूजिंग इट्स मेजॉरिटी इन द हाउस, इन दैट केस बाइकेमरल लेजिस्लेचर और राज्यसभा लोकसभा नो कॉन्फिडेंस मोशन को मूव कर सकते हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट। नाउ एग्जीक्यूटिव ब्रांच में हेड विल बी प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, बट प्राइम मिनिस्टर विल बी द हेड ऑफ गवर्नमेंट। अभी रूलिंग पार्टी इज बीजेपी, तो बीजेपी के हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। गवर्नमेंट के हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। बट स्टेट का हेड कौन होगा? प्रेसिडेंट। सो इन पार्लियामेंट्री सिस्टम देयर आर टू हेड्स, यहाँ पर दो हेड्स हो जाएंगे। one would be the head of government, the ruling government, and second would be the head of state। head of government will be prime minister, head of state would be president। यहां तक पॉइंट सबको क्लियर हो गए? ये हमने समराइज कर लिया। this we have studied in the last lecture।
प्लीज लेट मी नो इन द चैट सेक्शन इफ द पॉइंट्स आर क्लियर। अगर पॉइंट्स क्लियर है यहाँ तक तो एक बार मुझे जल्दी से चैट सेक्शन बताओ कि मैम वी हैव रिवाइज्ड। जस्ट रिवाइजिंग दिस माइंड मैप विल मेक यू वेरी कॉन्फिडेंट फॉर योर प्रीलिम्स। प्रीलिम्स के लिए आप काफी कॉन्फिडेंट हो जाओगे इस मैप को, माइंड मैप को रिवाइज करके। तो ये पॉइंट्स हमने यहाँ पर अभी तक पढ़ लिए हैं, विच आर ऑल्सो क्लब्ड टुगेदर इन दी PDF. Coming on to the next aspect that we studied. Okay, next हमने क्या पढ़ा था? Next हमने पढ़ा था फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल सिस्टम। What exactly is federal system? देखो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, I'll just move it over here. Federal government means, जल्दी से बताओ, we studied two terms yesterday, fraternity and federalism. What was the difference between the two? दोनों के बीच में क्या डिफरेंस था? चैट सेक्शन में जल्दी से टाइप करके मुझे बताओ. What was the difference between fraternity and federalism? Fraternity and federalism. Yes, Tanya. Federalism का मतलब क्या होता है? Federalism means sharing of power. Fraternity means brotherhood. Very good, Amritansh, Tanya, very good. Fraternity means brotherhood. Federalism means sharing of power. So that was your federal system. Federal system में we know कि center shares powers between states and states they share power among their own selves. Center नीचे share करता है power states में, तो ये vertical sharing हो गई, and states आपस में power share करती हैं, वो horizontal sharing हो गई. This is the vertical sharing, this is the horizontal sharing. Two types of sharing takes place. Two level of governments are involved, central government and state government. Political power सेंटर और स्टेट के बीच में शेयर होती है, ठीक है, एंड शेयरिंग अदर सब्जेक्ट्स रिलेटेड पावर शेयर होती है स्टेट्स के बीच में. फॉर एग्जांपल वाटर, हाइजीन, एजुकेशन, टूरिज्म, इकोनॉमिक्स, ट्रेड एंड कॉमर्स, ये सारी जो पावर्स हैं वो स्टेट्स आपस में शेयर करती है, इंटर स्टेट. और सेंटर और स्टेट के बीच में पावर की शेयरिंग होती है, जो कि आप देखोगे ममता बनर्जी इज ऑलवेज क्रिटिसाइजिंग नरेंद्र मोदी, Kejriwal is always criticizing Narendra Modi. Rahul Gandhi is always criticizing Kejriwal and Narendra Modi. तो ये दिस इज बिकॉज ऑफ पावर शेयरिंग. क्यों हो रहा है ये पावर शेयरिंग के वजह से हो रहा है. वाई ममता बनर्जी इज क्रिटिसाइजिंग नरेंद्र मोदी, वाई केजरीवाल इज क्रिटिसाइजिंग नरेंद्र मोदी, वाई राहुल गांधी इज क्रिटिसाइजिंग बोथ केजरीवाल एंड नरेंद्र मोदी. ठीक है, स्टालिंग से रिलेटेड इशू भी आता है. व्हेन यू गो टू साउथ देन ऑल द चीफ मिनिस्टर्स दे one or the other in one or the other way they are criticizing other heads and they are criticizing the ruling party also. Why? Because federal government में power की sharing होती है. Whenever power is involved people will criticize. जब भी power involve होता है लोग एक दूसरे को criticize करेंगे to rise in power. पावर में ऊपर आने के लिए दे आर गोइंग टू क्रिटिसाइज ईच अदर. दैट इज फेडरल गवर्नमेंट. ओके, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया. फेडरल गवर्नमेंट की वजह से, बिकॉज ऑफ फेडरलिज्म वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉज. फॉर एग्जाम्पल वी विल स्टडी टुडे आर्टिकल 262, वी विल स्टडी टुडे 7th schedule. These are formed because of different kind of sharing conditions between center and state and amongst these states. स्टेट्स के बीच में अलग अलग तरीके की पावर शेयर होती है, सेंटर स्टेट के बीच में शेयरिंग पावर की डिफरेंट होती है. इसी वजह से इतने सारे लॉज निकल कर आ जाते हैं. ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को. अब हम आज पढ़ने वाले हैं हमारे, आई एम जस्ट स्टार्टिंग दी व्हाइट बोर्ड. आज हम बनाएंगे नोट्स. ठीक है, वी आर गोइंग टू मेक नोट्स टुडे. लेट्स स्टार्ट. हम आज आर्टिकल 262 से स्टार्ट करेंगे. वी विल स्टार्ट विद आर्टिकल 262 टुडे. I told you when it comes to interstate relationship, जब अब interstate relationship की बात करते हैं, two states are involved here. The major issue over here has been water sharing. Major issue क्या रहा है? Water को share करने का issue major issue रहा है. Water sharing has been the major issue over here. Why water? Write it down. The word is contentious. यहाँ पर आप contentious word use कर सकते हो. Water has been the most contentious issue when it comes to interstate relationship. जब भी interstate relationship की बात आएगी water सबसे ज्यादा controversial topic हो जाता है. Because this issue involves, write it down, this issue involves the principle of कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. इसमें प्रिंसिपल आता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का. ऑलवेज रिमेंबर, व्हेनेवर
we are talking about two states, the relationship between relationship among these states, we will study about principle of cooperative federalism. And water is in which list? It is in the state list. Water state list का subject है. Another important fact for prelims. But even it is there, even if it is there in the state list, चाहे ये state list में है, I'll just remove this, give me a second. हाँ, भले ही ये state list में है, but still write it down. Central government has the power. Central government has the power to regulate and develop interstate rivers and river valleys. That is why it is the most contentious topic. इसीलिए सबसे contentious topic माना जाता है. Water is in the state list. Still, central government has the power to develop the rivers in the country, to develop the river valleys in the country, to look after the dams, the architecture, the construction. Center के पास वो power है. कैसे है वो हम पढ़ेंगे, आर्टिकल 262 के बारे में पढ़ेंगे. तो इसीलिए स्टेट कभी कभी, नाउ इफ देयर इज अ स्टेट एंड यू आर द चीफ मिनिस्टर, ओके, बट यू डू नॉट लाइक द रूलिंग गवर्नमेंट एट सेंटर, आपको जो रूलिंग पार्टी है सेंटर पे वो आपको पसंद नहीं है, उसका लीडर आपको पसंद नहीं है, यू डोंट लाइक द लीडर ऑफ दैट रूलिंग पार्टी इन द सेंटर. If the ruling party makes any policy, any plan related to water sharing or water river development in your state, you will automatically feel angry. आप interference पसंद नहीं करोगे, you will not like the interference of the center, and that is where the problem arises. हर स्टेट का हेड तो बीजेपी को पसंद नहीं कर रहा है ना. There are few states who are in favor of BJP, who are in favor of Narendra Modi, right? So they have no issue when it comes to development of interstate rivers or river valleys. But few states who are not in good books of Narendra Modi or who do not like Narendra Modi or BJP, they will have problem. वहीं से प्रॉब्लम निकल के आ जाती है. फॉर एग्जाम्पल हम वेस्ट बंगाल की बात कर ले, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात, एग्जाम्पल्स के साथ समझना है. सो यहां तक अगर पॉइंट क्लियर हो गया है तो आगे बढ़ते हैं. When we talk about Article 262, this is, write it down, for the adjudication of interstate water disputes, for solving the interstate water disputes. And this article makes two provisions. इस आर्टिकल में आ जाते हैं दो provisions. This we discussed in the last class. तो मैं उसको repeat लिखवाऊंगी नहीं, but हम summarize करेंगे. I will not make you write it again because we have already noted it down in the last class, but we'll summarize it. Two provisions में the first provision क्या था, जल्दी से chat section में बताओ. Look at your notes, and if you have revised, then do not look at your notes and write down on the chat section. जल्दी से बताओ. What was the first provision of Article 262? I want to open the video, but I guess students will not be comfortable, right? तो इसीलिए मैं आपका वीडियो ओपन नहीं कर रही, बट चैट सेक्शन में आप बताओ पहला प्रोविजन क्या था आर्टिकल 268 का, फटाफट से बताओ. What was the first provision? It was related to something with parliament, something with respect to parliament. WRT याद किया था ना हमने. Yes, Karthik. No Supreme Court or other court jurisdiction allowed. Very good. बहुत बढ़िया Karthik. Parliament may by law provide for the adjudication of any dispute or complaint with respect to use, with respect to distribution and control of interstate river water or river valley. पार्लियामेंट लॉ की मदद से, जो कि आर्टिकल 262 है, उसकी मदद से किसी भी डिस्प्यूट या कंप्लेन को रिकॉग्नाइज, एक्नॉलेज कर सकता है, उसके ऊपर कोई अपनी ओपिनियन दे सकता है. बट द कंप्लेंट शुड बी रिलेटेड टू कंट्रोल, यूज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरस्टेट रिवर. स्टेट्स के बीच में लड़ाई किस बात की होनी चाहिए? पानी के यूज, कंट्रोल और डिस्ट्रीब्यूशन, उसके अलावा कुछ नहीं. That is the condition. WRT, always remember the first provision, WRT.
ठीक है, ऐसे याद रखना। What is the second provision? This has been asked many times in prelims. ये prelims में काफी बार 2020 तक पूछा गया है, तो ये provision बहुत important है. Okay, coming on to the second provision, Parliament may also provide that neither the Supreme Court nor any other court will exercise jurisdiction in respect to such disputes. For this, different zonal councils, different councils, tribunals have been established. You don't have to go to Supreme Court. There are already so many cases in the Supreme Court. ठीक है, अब ये रिवर को लेकर झगड़ा जो हर साल होता है, उसको लेकर भी जाओगे तो टाइम वेस्ट होगा. सो फॉर यू वी हैव क्रिएटेड सेपरेट ट्राइब्यूनल्स एंड काउंसिल्स. गो देयर एंड गेट योर मैटर सॉल्व्ड. वहां जाओ और अपना मैटर सॉल्व कराओ. ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया. रीजन सॉरी रीजन समझ आ गया आप लोगों को, व्हाई सुप्रीम कोर्ट और एनी अदर कोर्ट विल नॉट लुक इनटू दिस कंप्लेन और डिस्प्यूट? बिकॉज दिस हैपेंस एवरी ईयर. मॉनसून, ड्राउट, जो भी सीजन आता है, जो भी समर सीजन आ रहा है, एक्सट्रीम गर्मी हो रही है, हीट डोम बन रहा है, तो वाटर डिस्प्यूट रहेगा स्टेट्स के बीच में. नाउ एवरी ईयर इफ दे आर अप्रोचिंग सुप्रीम कोर्ट, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प. दैट इज व्हाई सेपरेट ट्राइब्यूनल्स, सेपरेट बॉडीज हैव बीन क्रिएटेड टू सॉल्व दीज मैटर्स. लॉजिक समझ आ गया? जल्दी से मुझे चैट सेक्शन बताओ, मैम लॉजिक इज क्लियर. नाउ वी कैन move ahead. Now, for this purpose, two kinds of boards have been created. First is the River Boards Act 1956. पहला तो River Boards Act हो गया 1956. Second would be, write it down, the Interstate Water Disputes Act. Water Disputes Act 1956. Again 1956 का रिवर बोर्ड्स एक्ट एंड 1956 का ही इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट. These are the two acts. Now when we talk about over here, look at river boards act. जब हम इसकी बात करते हैं, here it provides for the establishment of the river boards. RB means river boards. ठीक है, it provides for the establishment of river boards. Why? For the regulation and development. Now I have written and like this because we are teaching over here, but when it comes to answering in mains, you have to write full form. जब बात आती है आंसर करने की, आंसर लिखने की, आपको पूरा फॉर्म लिखना है, शॉर्ट फॉर्म नहीं चलेगा. ठीक है. फॉर रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटरस्टेट रिवर एंड रिवर वैलीज. ठीक है, तो ये तो इसका फर्स्ट पॉइंट हो गया, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिवर बोर्ड्स फॉर रेगुलेटिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटरस्टेट रिवर एंड रिवर वैलीज. Now, river board को अगर हम constitutionally पढ़ें, when we study river boards constitutionally, write it down. It is established by central government. CG means central government. On the request of state governments concerned to advise them. So the state governments, when they were fighting, 1956 में ये बोर्ड बना है. स्टेट गवर्नमेंट जब फाइट कर रही थी रिगार्डिंग वाटर डिस्प्यूट, वाटर इशू, दे हैड देयर कंप्लेंट्स, दे आस्क्ड सेंट्रल गवर्नमेंट, वी कैन नॉट गो टू सुप्रीम कोर्ट एवरी ईयर, एवरी मंथ, बिकॉज दिस फाइट इज नेवर गोइंग टू एंड. ये फाइट तो कभी एंड होगी नहीं. नई गवर्नमेंट आएगी, वो लड़ेगी स्टेट में पानी को लेकर, है ना. एंड पानी लिमिटेड है, आपको ये भी पता है, वाटर इज लिमिटेड. सो व्हाट यू कैन डू इज create a separate act through which we can deal with our issues. And central government created the River Boards Act. कि ठीक है, सही बात है, सुप्रीम कोर्ट में बार बार कितना जाओगे, कितने केसेस है वहां पर, हर महीने थोड़ी आप जाने लगोगे. तो इसलिए आपके लिए एक अलग बोर्ड बना देते हैं जहां पर आप अपना मैटर हर साल जाकर सॉल्व करवा लिया करो. एडवाइस के लिए कि अगर इफ द स्टेट्स आर फाइटिंग ऑन रिवर वाटर, then what advice should be given to them? For that river boards have been created. यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं. यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया तो चैट सेक्शन में लिखो वाई, दैट इज यस, एंड नहीं हुआ तो लिखो नो, दैट इज नो. ऑल राइट, क्लियर हो गया सभी को? अब आगे बढ़ते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू कम टू
over here interstate water dispute act. Now when Nikki is saying no, Nikki clear नहीं हुआ, क्या clear नहीं हुआ, जल्दी से पूछो चैट सेक्शन में, फटाफट से डाउट डालो जल्दी से, क्या क्लियर नहीं हुआ रिवर बोर्ड्स एक्ट में. आई विल पॉज द रिकॉर्डिंग. यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया. नाउ मूविंग अहेड टू इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट. व्हाट एग्जैक्टली इज दिस? This act, I'll use fresh page for it, write it down. The Interstate Water Dispute Act. Water Disputes Act, and again it is 1956. अब यहाँ क्या होता है? What happens here? This act empowers the central government. ये act central government को empower करती है. For what? For setting up an ad hoc tribunal. Now, what is the meaning of ad hoc tribunal? अब ad hoc tribunal का मतलब क्या होता है, ये जानना बहुत important है, because if you don't know this, then it will be a problem. Ad hoc का मतलब क्या होता है? Ad hoc is basically established to settle for temporary period, settle the disputes. ठीक है, जितने भी disputes है ना, लड़ाई हैं टेम्पररी पीरियड के लिए. यस मनीषा, जितनी भी लड़ाइयां हैं उसको सेटल करने के लिए छोटी छोटी ट्राइब्यूनल्स बनाई जाती हैं, वो हो जाएगा एड हॉक ट्राइब्यूनल. दीज आर नॉट लॉन्ग टर्म ट्राइब्यूनल्स, दीज आर शॉर्ट ट्राइब्यूनल्स जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ सेटलिंग डिस्प्यूट्स. फॉर एग्जाम्पल, देर आर टू ऑप्शंस. इफ टू पीपल आर मैरिड टुगेदर, ठीक है, एक दूसरे से शादी हुई, नाउ दे डू नॉट वांट टू लिव टुगेदर, दे हैव सर्टेन डिफरेंसेस, कुछ डिफरेंस आ गए हैं. Divorce is not the first option that they consider. Always remember, वो last option होता है. First they go to a mediator. पहले तो family में सुलझाने की कोशिश करते हैं. First the in-laws they get involved. They try to solve the matter. If the in-laws fail at reconciling the partners, what they do? वो एक mediator या तो therapist या counselor या mediator के पास जाते हैं, ठीक है, जो कि third person perspective से दोनों की problem solve करवाएं. Then there are tribunals. सीधा कोर्ट में नहीं जाता कोई. देन देयर आर ट्राइब्यूनल्स में जाके अपने मैटर को सोल्व करवाया जाता है. एंड ट्राइब्यूनल में भी डायरेक्ट डिवोर्स इज नेवर गिवन. ट्राइब्यूनल आल्सो आस्क एंड सजेस्ट एंड एडवाइजेस द कपल कि यू टू टेक सम टाइम ऑफ. आप अपने मम्मी के घर जाके रहो, आप अपने घर रहो, थोड़ा सा टाइम लो, take a break for 6 months, for few months, and even after that if you think you cannot live together, then we'll think about divorce. And then finally जब कुछ major issue होता है कि भाई रहना ही नहीं है साथ में के, तब divorce की तरफ इंसान जाता है. ठीक है, तो similarly states when they are fighting for advice they go to the River Board Act. advice के लिए, suggestion के लिए River Board Act के पास जाते हैं. And even if the advice is not working, they will go to, वो कहाँ जाएंगे? They will go to the ad hoc tribunal under the Interstate Water Dispute Act. Even if the advice is not working, advice समझ नहीं आ रही, नहीं काम कर रही है, advice मिलने के बाद भी लड़ाई चल रही है, then they will go to ad hoc tribunal to finally settle the dispute. कि भाई increase our share of this water or decrease the other state's share of water. Okay, or tell us some kind of compromise that we can make to share the water because farmers need it. तो इसीलिए फाइनली जाते हैं वो सेटल कराने डिस्प्यूट एड हॉक ट्राइब्यूनल के पास. यहां तक निकी जल्दी से बताओ, समझ आ गया? यहां तक पॉइंट समझ आ गया? And another important aspect, even if they are not happy, after getting advice from ad hoc tribunal, they will have no other option. Why? Because the decision of ad hoc tribunal would be final and binding. यानी कि इसकी डिसीजन, इसकी बात तो माननी ही पड़ेगी. ठीक है, they will have to abide by the decision of ad hoc tribunal because its decision is final and binding. Central government knew about it. Central government को पता था ये, तभी उन्होंने ये प्रोविजन डाला कि ऐसे तो ये स्टेट्स लड़ते ही रहेंगे, इनके लिए ट्राइब्यूनल बनाते चले जाओ, ये खुश नहीं रहेंगे because each state wants maximum share in the river water. So that is why the provision was added by center कि the decision of this tribunal would be final and binding. You have to abide by it. ठीक है, अब तो ये फाइनल डिसीजन है, मानना पड़ेगा, अब कोई गेम नहीं खेल सकते. ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया? अगेन, सुप्रीम कोर्ट और एनी अदर कोर्ट will not have any jurisdiction with respect to water dispute. ये पॉइंट आप याद रखना. ठीक है, यहां तक सबको पॉइंट क्लियर हो गया? तो जल्दी से मुझे बता दो, then we'll move forward. उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे.
and I'll share the PDF. मैं आपके साथ PDF शेयर करती हूँ. Here there is very interesting. Yes, this particular box. Everyone can see this box. Let me know. आप सभी ये box देख पा रहे हो? So these are the different tribunals which have been made. ये अलग अलग tribunals हैं जो बनाई गई हैं. Why? To solve the issue of water dispute. Water dispute का issue solve करने के लिए. For example, between Maharashtra, Karnataka and Andhra Pradesh, the dispute is related to Krishna River. These questions have been asked time and again. ये 2022 तक 21 तक question पूछे गए हैं. They will give you the tribunal's name and they will give you the states which are involved. They will ask you which of the following are correctly matched or which of the following are not correctly matched. ठीक है, कैमरा इस तरफ रखा है बट मुझे स्क्रीन यहाँ दिख रही है, इसलिए फेस थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, तो गुस्सा मत होना. ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया. तो कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ये महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश के बीच में है. MKAP. देन आप इसमें नाम बना सकते हो. ठीक है, मुकेश की AP ऐसे. नाउ गोदावरी वाटर डिस्प्यूट. गोदावरी रिवर इज डिस्प्यूटेड बिटवीन महाराष्ट्र, कर्नाटका, AP. मुकेश की AP तो है यहाँ पर, प्लस वी हैव MP एंड ओडिशा. MP और ओडिशा भी एडेड हैं. Then Narmada Water Dispute Tribunal is between again Maharashtra and MP are there. Then we have Rajasthan, Gujarat, ये ऐड हो गया यहाँ पर. ठीक है. Then Ravi and Beas River, पंजाब एंड हरियाणा के बीच में बहुत सालों से 50s के टाइम से चल रहा है ये इशू. Cauvery Water Dispute, केरला, कर्नाटका, K Square TNP, पुडुचेरी. सेकंड कृष्णा, एक और ट्राइब्यूनल बना हुआ है, कृष्णा रिवर से ही रिलेटेड एक और ट्राइब्यूनल है जहां पर महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश अपने हिस्से के लिए लड़ रहे हैं. एंड ऑल ऑफ देम वांट टू इंक्रीज देयर शेयर. इनका जो शेयर है ना वाटर शेयरिंग का, वो याद नहीं रखना आपको, बट आपको ये याद रखना है विच स्टेट्स आर इन्वॉल्व्ड. ऑलराइट, बट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर स्टेट PCS एग्जाम, फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र MPSC की तैयारी कर रहे हो, और इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कर्नाटका बेस्ड सिविल सर्विसेज, for that you will have to remember the share, the percentage also. If you are preparing for UPSC, then percentage याद रखने की जरूरत नहीं है, just the name of the states. Then Vansdhara River, again Odisha and AP. Mahadai River, Goa, Karnataka, Maharashtra. तो ये major tribunals हैं जो बने हुए हैं. There are many other tribunals, but those are short tribunals, short period के लिए बनाए गए थे. These are major tribunals जो अभी तक dispute को handle कर रहे हैं. Dispute has not settled down. ऑलराइट, तो ये स्टेट्स आपको याद रखने हैं ओनली फॉर प्रीलिम्स. ये आपको प्रीलिम्स के लिए. एंड टू ऑफ दीज स्टेट्स एंड टू ऑफ दीज ट्राइब्यूनल, एनी ट्राइब्यूनल, टू ट्राइब्यूनल्स यू कैन रिमेंबर फॉर एग्जांपल इन मेंस. मेंस में एग्जांपल के लिए कोई भी एग्जांपल के तौर पे आप 2 ट्राइब्यूनल याद रख लो. मैं हमेशा कृष्णा वाटर डिस्प्यूट एंड नर्मदा वाटर डिस्प्यूट याद रखती थी. ठीक है, ऑब्वियस ये हमेशा मेरा रहता था क्योंकि मोर स्टेट्स आर इन्वॉल्व्ड ओवर हियर, तो ज्यादा एग्जांपल बड़ा हो जाता है. ठीक है, तो इस तरीके की टेक्निक्स यू कैन यूज. यहां तक सबको पॉइंट क्लियर हो गया तो जल्दी से मुझे बता दो. यहां तक पॉइंट क्लियर है सभी को? लेट मी नो. ऑल राइट, नाउ लेट अस स्टार्ट विद अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे. ठीक है, आई विल स्टार्ट नोट मेकिंग ओवर हियर. व्हाट आर द रीजंस फॉर इंक्रीज इन रिवर डिस्प्यूट्स. रिवर डिस्प्यूट्स क्यों बढ़ रहे हैं आजकल? वाई स्टेट्स आर फाइटिंग? एनीवन इन द चैट सेक्शन हु कैन टेल मी? जल्दी से चैट सेक्शन में कोई पार्टिसिपेट करना चाहता है टू आंसर दिस क्वेश्चन? जल्दी से बताओ. व्हाट डू यू थिंक? गिव मी एनी वन रीजन, कोई भी एक रीजन दे दो. व्हाट डू यू थिंक द रिवर डिस्प्यूट्स व्हाई दे आर राइजिंग? अमृतांश, वेरी गुड. वाटर स्कार्सिटी, बहुत ही बढ़िया. वाटर स्कार्सिटी, व्हाई वाटर स्कार्सिटी? संस्कृति, निक्की, चांदनी, क्यों हो रहा है ये? गिव मी वन हेडिंग. मुझे हेडिंग चाहिए अपर मेंस के लिए. आप सिर्फ वाटर स्कार्सिटी नहीं लिख सकते. फर्स्ट रीजन वुड बी क्लाइमेटिक फैक्टर्स. क्लाइमेटिक फैक्टर्स, ठीक है, और ज्योग्राफिकल फैक्टर्स. इस तरीके से हेडिंग बनाते हैं. देन इसके नीचे आप वाटर स्कार्सिटी को एक्सप्लेन कर सकते हो. फर्स्ट मेक दिस हेडिंग एंड देन यू कैन एक्सप्लेन वाटर स्कार्सिटी. groundwater depletion, water scarcity, drought, everything can be covered in this one heading. अब समझ आया? इस तरीके से हेडिंग बनाई जाती है. ठीक है, दिस इज हाउ हेडिंग्स आर मेड. सो क्लाइमेटिक एंड ज्योग्राफिकल फैक्टर्स में यू कैन कोट दिस स्टडी. एक स्टडी है जिसको आप कोट कर सकते हो. दिस वाज अ 2011 स्टडी
So this particular research, which was done in 2011, it had predicted, write it down, it had predicted that climate change, CC means climate change, it might cause a reduction of up to 50% in waters of Cauvery sub-basins by 2080. You can quote this study in your, this study is not given in M. Lakshmikant, book में नहीं दी हुई है, ये करंट अफेयर को ऐसे लिंक किया जाता है. कार्तिक, यू आर आस्किंग ना, आई रिमेंबर ऑल ऑफ योर डाउट्स. आप बोल रहे थे ना करंट अफेयर्स को कैसे लिंक करें. वॉट एवर स्टडी दैट यू आर रीडिंग इन द न्यूज पेपर, वेर वॉट एवर रिसर्च प्रोजेक्ट और रिसर्च पेपर इज पब्लिश्ड, व्हेन यू आर रीडिंग इट यू कैन लिंक इट विद द स्टैटिक. आप स्टैटिक के साथ लिंक कर सकते हो. 2011 की स्टडी आई थी कि 2080 तक कावेरी रिवर बेसिन में 50% तक पानी का लेवल नीचे चला जाएगा. एंड बिकॉज ऑफ दैट रिवर डिस्प्यूट विल अराइज. When something is in scarcity, people fight over that. होता है ना, जब चीजों की कमी होती है लोग ज्यादा लड़ते हैं. Not everyone is spiritual, not everyone is understanding. हर एक का वो लेवल नहीं होता है कि चलो मिल बांट के शेयर कर ले. नो, everyone wants maximum share for themselves. हर कोई अपने लिए सबसे ज्यादा ही चाहता है ना. सो दिस स्टडी कैन बी कोटेड इन दिस एग्जाम्पल. इस स्टडी को कोट कर सकते हो. कार्तिक जल्दी से बताओ, क्लियर हो गया? निक्की, अमृतांश, मनीषा, चांदनी, अक्षय, तान्या, ऑल राइट, क्लियर हो गया सभी को. चलो नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग. नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं. पॉलिटिकल फैक्टर्स. ऑलवेज रिमेंबर व्हेन द स्टेट्स आर फाइटिंग पॉलिटिकल फैक्टर्स आर इन्वॉल्व्ड. ये तो बट ऑब्वियस है ना. सीसी मतलब हो जाएगा क्लाइमेटिक चेंज. संस्कृति, क्लाइमेटिक चेंज और क्लाइमेट चेंज. Political factors, whenever river disputes are there, always remember two reasons you will always memorize: climatic factors and political factors. Climatic factors हो जाता है और political factors हो जाता है. Now we know political factors में when states are involved there is regional politics. जब states involved होती है regional politics चलती है ना, न्यूज में आप देखते होगे. Regional political forces or regional politics has grown stronger and assertive, and that is why they use water, they use health, and they use education to gain votes. क्या यूज किया जाता है? पानी यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ और एजुकेशन. यही तो, इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर तो लड़ाई होती है ना. दीज आर द एजेंडाज. मैनिफेस्टोज में इंक्लूडेड होते हैं ये टॉपिक्स. हम आपको इलेक्ट्रिसिटी मुफ्त देंगे, पानी 24/7, टैप्ड वाटर, हेल्थ, स्कूल्स खोल रहे हैं, हॉस्पिटल्स, इतने बेड्स ऐड कर दिए, है ना. They are always fighting and they are always promising all of us, all the citizens on these topics only. That is why water पे politics तो होगी ही होगी. ठीक है, कितना पानी 24/7 कौन देगा? दिल्ली में तो पानी और इलेक्ट्रिसिटी पे ही बातें होती हैं, है ना. केजरीवाल जी क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी, सब्सिडीज, गवर्नमेंट स्कूल, एजुकेशन पे आ जाते हैं. इतने बेड्स, मोहल्ला क्लिनिक वी हैव क्रिएटेड. वाटर के ऊपर 24/7 वाटर आएगा, पानी आएगा घर में, है ना. एंड इतना फिल्टर्ड पानी आएगा कि आपको कैंट आरओ लगाने की जरूरत नहीं होगी, है ना. बट कभी कभी गड़बड़ हो जाती है. आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस्ड इट. यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़े आगे. ये पॉइंट समझ आ गया? वाई रिवर डिस्प्यूट्स आर? बिकॉज रिवर इज दी फर्स्ट टॉपिक इन देयर मैनिफेस्टोज. इनके मैनिफेस्टोज में इलेक्शन के टाइम पर पहला टॉपिक रिवर का ही तो होता है. कमिंग ऑन टू द थर्ड इंपॉर्टेंट रीजन. थर्ड रीजन पढ़ लेते हैं. changes in agricultural patterns. Changes in agricultural patterns. We know कि farmers, write it down, farmers are shifting towards water intensive crops. Any one example of water intensive crop जो आप घर में भी यूज करते हो. You use it in your daily diet. One example, you use it in your daily diet. Water intensive crop का एक एग्जाम्पल दे दो मुझे जल्दी से. आप अपने डाइट में यूज करते हो, जल्दी से. कार्तिक, वेरी गुड. राइस, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट. राइस. देन गर्मियों में इसका जूस पीते हो आप. गर्मियों में किसका जूस पीते हो आप?
जल्दी से बताओ, बहुत गर्मी हो रही है। फ्रेश, यस, शुगर केन, बहुत बढ़िया, गन्ने का जूस पीते हो, है ना, फ्रेश गन्ने का जूस। तो राइस, शुगर केन, दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स। फार्मर्स आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स दीज वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स। राइस, शुगर केन की तरफ ज्यादा झुकाव आ रहा है, एंड फॉर दैट वी नीड वाटर। इसके लिए पानी की जरूरत तो है ना, दैट इज वाई डिस्प्यूट इज राइजिंग। when farming agriculture is moving towards rice and sugar cane, we need more water, for that states are fighting, उसके ऊपर ही तो states लड़ाई कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया। कमिंग ऑन टू द फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या हो जाता है, राइट इट डाउन। अनइवन, अनइवन बाइफर्केशन लिखना, ठीक है, या चलो डिस्ट्रीब्यूशन ही लिख लो, वो ज्यादा बेटर वर्ड है। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर रिसोर्सेस, ऑफ वाटर रिसोर्सेस। वाटर रिसोर्सेस का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाई अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन? बिकॉज ऑफ वाटर स्कार्सिटी, ड्राउट। वाटर स्कार्सिटी की वजह से, ड्राउट की वजह से पानी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है। दैट इज अनदर रीजन। जस्ट गिव मी अ सेकंड। पॉइंट क्लियर हो गया? अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज आ जाता है बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक फैक्टर्स, वो आप उसी में इंक्लूड कर सकते हो। सो दीज आर द 3-4 important points that you must remember when it comes to the reason why water disputes are rising। जब भी रीजन कोई पूछे, यही 3-4 चीज। ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी? तो जल्दी से बता दो, ये पॉइंट्स क्लियर हो गए सभी को? यस, करेक्ट अमृतांश, करेक्ट। हैदराबाद कर्नाटका ड्राई एज कंपेयर टू कोस्टल कर्नाटका, करेक्ट। दैट इज वाई, ये जेन्युइन रीजन है इसके, ये जेन्युइन फैक्टर्स है। पानी की जरूरत हर स्टेट को है। कर्नाटका इज ग्रोइंग सो मच। सो आई हैव दिस फ्रेंड ऑफ माइन हुज वाइफ इज पोस्टेड इन कर्नाटका एज एन IAS ऑफिसर। तो शी ऑल्सो नोटिस द सेम इशू, ये वो भी सेम इशू नोटिस करती हैं। एग्रीकल्चर इज गेटिंग इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ वाटर स्कार्सिटी। एग्रीकल्चर काफी इम्पैक्ट होता है। दीज आर द एग्जाम्पल्स दैट यू कैन यूज। हमें तो लाइव एग्जाम्पल मिल जाता है क्योंकि अपने कुछ फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स हैं वहां पर, है ना, पोस्टेड। तो वी गेट दीज एग्जाम्पल्स थ्रू देम ओनली, वरना तो हमको भी इतना नहीं पता। बट येस, न्यूज़पेपर के थ्रू ऑल्सो यू कैन गेट दी एग्जाम्पल्स। एंड स्पेशली ऑन संडेज, संडेज को जो आपका न्यूज़पेपर आता है वो इन्हीं टॉपिक्स को डील करता है। तो इसलिए संडेज को न्यूज़पेपर स्किप मत करना। नोट्स नहीं बनाने, संडे को नेवर मेक नोट्स फ्रॉम न्यूज़पेपर, जस्ट रीड देम टू बी अवेयर। अवेयरनेस के लिए एकदम रीड करना है संडेज के न्यूज़पेपर्स को। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? लेट मी नो, देन वील स्टार्ट। ऑल राइट, नाउ मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं। अब हम आने वाले हैं 7th स्केड्यूल पे। नाउ वी आर गोइंग टू कम टू 7th स्केड्यूल, अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। 7th स्केड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मैंने बताया था कि 3 तरीके की लिस्ट होती है। लास्ट टाइम वी स्टडीड इट। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ लिस्ट। दोज आर यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। वाटर इज अ सब्जेक्ट ऑफ, टेल मी इन द चैट सेक्शन, जल्दी से बताओ, वाटर कौन से लिस्ट में आता है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। Yes, state list. But the center has right over water, over maintaining or developing the river and river valleys. Yes or no? सेंटर के पास राइट है ना कि वो डेवलप कर सकता है? यस, वेरी गुड, यस, दे हैव द राइट, उनके पास राइट होता है डेवलप करने का। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। अब व्हेन वी टॉक अबाउट, यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देखने वाले हैं 7th शेड्यूल का, ठीक है। व्हेन वी टॉक अबाउट द 7th शेड्यूल, जब हम 7th शेड्यूल की बात करते हैं, इफ somebody asks you to summarize it, कोई अगर बोलता है समराइज करो, तो हम क्या बोलेंगे? 7th schedule of the constitution, it specifies, write it down, it specifies the allocation. Today's homework question will be on 7th schedule, okay? It specifies the allocation of powers and functions between, you will write the full form, ये आप मत लिखना शॉर्ट में, ठीक है, वरना आदत पड़ जाएगी। between the union and state legislatures, and state legislature, यूनियन, सेंटर एंड स्टेट के बीच में कैसे पावर को एलोकेट किया जाए, क्या पावर स्टेट के पास है, क्या यूनियन के पास है, उसको स्पेसिफाई क्या कौन करता है? 7th शेड्यूल करता है। 7th शेड्यूल इम्बॉडीज 3 लिस्ट। ये जो 3 लिस्ट पड़ी, ये किसमें आती है? 7th शेड्यूल में। थ्रू दीज लिस्ट ओनली वी कैन अंडरस्टैंड कि विच पावर इज in the hands of which particular legislature, union or state. For example, पुलिस स्टेट लिस्ट में आता है,
फॉर एग्जाम्पल रेलवेज यूनियन लिस्ट में आता है, एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट, बोथ सेंटर एंड स्टेट कैन मेक रूल्स ओवर इट। एंड रेजिडरी पावर्स जो होती है उसमें साइबर लॉज आ जाते हैं, उसमें यूनियन लेजिस्लेचर के पास ही पावर होती है। जो भी बची कुची सब्जेक्ट्स होते हैं ना वो यूनियन गवर्नमेंट ही देखती है, सेंटर गवर्नमेंट ही देखती है कि भाई आप ही देखो, सेंट्रली गवर्नमेंट देखेगी, स्टेट की तो एलोकेशन हो गई पावर्स की। तो हाउ मच पावर विच सब्जेक्ट विल कम अंडर विच लिस्ट, दैट इज डिसाइडेड बाय 7th schedule. And why it is in news recently? Because states and other ministries are demanding to reform the 7th schedule. Even central government is trying to reform the 7th schedule. Power को subjects को थोड़ा सा इधर उधर शिफ्ट करने की बात हो रही है, ठीक है। तो अब देखो, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है ना कि हमको रिफॉर्म करना है 7th schedule, तो ऑलवेज रिमेंबर कुछ सब्जेक्ट्स अपने लिस्ट में, यूनियन लिस्ट में ऐड कराने की कोशिश हो रही है। सभी जानते हैं हर कोई अपनी पावर, अपनी अथॉरिटी बढ़ाना ही चाहता है ना। ये पॉइंट हमेशा याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं इसी के अंदर। जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई विल क्लियर दिस। आई गेस यू हैव रिटन इट डाउन। व्हेन वी टॉक अबाउट द 7th schedule, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन फॉर टुडे। ये आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन है, प्लीज राइट इट डाउन। दिस इज गिवन इन द पीडीएफ ऑल्सो। Recently there was increasing talk over reforms in 7th schedule of Indian Constitution. In this context, मतलब इस संदर्भ में, discuss the significance. Now underline the word significance, importance. They are not asking measures or solutions. No, they are just asking what is the importance of 7th schedule in Indian Constitution. आपको क्वेश्चन पढ़ने का तरीका समझना है, ठीक है। क्वेश्चन में जस्ट गिव मी अ सेकंड, हाँ ये एनोटेशन ऑन हो जाता है, हाँ अब सही है, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या जा रहा है, स्टेटमेंट दी है कि रिसेंटली हर कोई बोल रहा है कि 7th schedule को रिफॉर्म किया जाए, तो आप ये बताओ कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, जरूरी क्यों है ये। तो इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखोगे, जल्दी से बताओ चैट सेक्शन में। एवरी डे आई डिस्कस दी स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर, व्हाई, सो दैट योर माइंड गेट स्टिमुलेटेड। जब आप लिखने बैठो तो ऐसे ही सोचो। इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे इस क्वेश्चन में, चैट सेक्शन में फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ कमेंट सेक्शन में। यस, यू विल राइट व्हाट इज दिस 7th schedule, ये 7th schedule आखिर है क्या, ठीक है। सो यू विल एक्सप्लेन आर्टिकल 246, because article 246 mentions 3 list in the 7th schedule. article 246 बोलता है 7th schedule होता है जिसके अंदर 3 लिस्ट होती हैं। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था ये स्केड्यूल्स क्या होते हैं, है ना, ये पार्ट्स क्या होते हैं, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था। तो 7th schedule में 3 लिस्ट आती है एज पर आर्टिकल 246, सेंटर, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट। यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट आएंगे, आप ये लिखोगे कि यूनियन लिस्ट में द सब्जेक्ट्स विल फॉल विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंटर। स्टेट लिस्ट में द सब्जेक्ट्स विल बी अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट। कॉन्करेंट लिस्ट में बोथ सेंटर एंड स्टेट विल हैव अथॉरिटी, ठीक है। आप ये पॉइंट समझाओगे। देन इन द बॉडी ऑफ द आंसर हाउ विल यू स्टार्ट, जल्दी से बताओ बॉडी में क्या लिखने वाले हो आप, जल्दी से बताओ। बॉडी में आप मेन पार्ट एक्सप्लेन करोगे क्वेश्चन का। मेन पार्ट इज इंपॉर्टेंस। नाउ इफ यू आर डिवाइडिंग पावर्स, डिवाइडिंग सब्जेक्ट्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, why you are doing it, what is the importance, so that clear responsibilities can be highlighted. When your mother is dividing responsibilities between you and your sibling, ठीक है, आपको दे दिया झाड़ू पोंछे का काम, आपके सिबलिंग को दे दिया डस्टिंग का काम, why, so that responsibilities are clear. You know what I have to do, you have to do the cleaning of the house and your brother or sister will have to do the dusting of the house. So responsibilities are divided, so things can be managed, है ना। अब अगर मान लो nobody knows कि who has to control the education department, who has to control the subject of water, तो उसमें confusion हो जाएगा, है ना। इसीलिए to basically 7th schedule is giving you the example of cooperative federalism, मिलजुल कर पावर शेयर करके काम कर रहे हैं। So you can write it down over here. 7th schedule gives us the clear image of what is cooperative federalism. 7th schedule clearly is telling you separation of power. क्या होता है separation of power? जब subjects divided हैं तो अथॉरिटी और ज्यादा क्लियर हो जाती है, आंसरेबल हो जाते हो आप। मैंने आज झाड़ू पोंछा नहीं किया तो आई विल बी आंसरेबल टू माई मॉम, क्योंकि ये डिपार्टमेंट मेरा था। मेरे सिबलिंग ने डस्टिंग नहीं की तो ही विल बी आंसरेबल टू मॉम, राइट, बिकॉज डस्टिंग का डिपार्टमेंट उसका था। डिवीजन ऑफ पावर, क्लियर डिवीजन, सो दैट वी कैन प्रिवेंट फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स। जब पावर डिवाइडेड है, फॉर एग्जाम्पल पुलिस स्टेट लिस्ट में आ रहा है, सो सेंटर विल नॉट इंटरफेयर, बट इन दिल्ली द प्रॉब्लम इज गोइंग ऑन बिकॉज दिल्ली को अभी क्लियर स्टेटहुड नहीं मिला है। बट और किसी स्टेट में ये प्रॉब्लम नहीं होती, क्यों, क्योंकि पता है
पुलिस स्टेट लिस्ट का पार्ट है तो सेंटर क्यों इंटरफेयर करेगा? डिविजन ऑफ पावर विल प्रिवेंट एनी फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट. The state will take responsibility of its own subject, the center will take responsibility of its own subject, है ना? And it represents the unity and integrity of India. पार्टीशन के बाद प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में मिक्स किया गया था, है ना? तो हमें ये पता चलता है कि हम सब साथ मिलकर काम कर रहे हैं, चीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिवाइड किया हुआ है, इसी से एक नेशन इंटीग्रेटेड रहता है. अगर नेशन में इंटीग्रिटी ना हो तो बाहर कोई भी किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को उठाकर हमें भड़का सकता है, कोई भी एक्सटर्नल country. For example, it was Britishers in the colonial era. We were not united, subjects were not divided, everyone was ruling on its own. बहुत सारे princely kingdoms थे, राजा महाराजा थे, मराठास, राजपूत्स, मुगल्स. That is why we were not divided. That is why Britishers could come and rule over us. But now this is not the situation. अब ऐसा कोई situation ही नहीं है. Plus the states will feel, respectful. देखो, अगर आपको कोई जिम्मेदारी ना दी जाए, आपका जो मन करेगा आप वो करोगे, है ना? एक ऑटोनॉमी नहीं होगी तो आपको लगेगा मैं इसके कंट्रोल में ही रहता हूं हमेशा, ठीक है? मुझे अब मैं अपने तरफ से तो मुझे कुछ पता ही नहीं है, क्लियर ही नहीं है कि मुझे करना क्या है, मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है. बट जब आपको एक क्लियर कट रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है तो आपको पता होता है, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ ऑटोनॉमी होती है. हमारे ऊपर कोई नहीं है और हमें सुपरवाइज कोई नहीं कर रहा, ये चीज हमको हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए दी गई है, हम इसको पूरा 102% इसको पूरा करेंगे, फुलफिल करेंगे, कंप्लीट करेंगे. तो सेंस ऑफ ऑटोनॉमी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टेट टू फील इंडिपेंडेंट, टू फील इक्वल. दैट इज गिवन टू देम थ्रू दी 7th शेड्यूल. 7th शेड्यूल के थ्रू आपको सब्जेक्ट दे दिया, आपको इंटरफेयर नहीं करेगा, इसको मैनेज आप खुद करो, ठीक है? ऑल राइट. किसका क्वेश्चन है? अमृतांश का. मैम, चाइना विल इंस्टिगेट नॉर्थ ईस्ट फॉर सक्सेशन. चाइना तो बोलता है हम आपकी टेरिटरी, हमारी टेरिटरी है, दिस इज नॉट योर टेरिटरी, बिकॉज क्लियर लाइन ऑफ डिवीजन नहीं है, उनका मैटर ही डिफरेंट है. मैकमोहन लाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम है ना वहां पर. सो द लाइन इज नॉट क्लियर इन द ज्योग्राफिकल मैप अकॉर्डिंग टू चाइना. चाइना के ज्योग्राफिकल मैप में, दैट इज वाई दे आर ट्राइंग टू सीड दोज एरियाज इन आवर नेशन. हमारे मैप में तो इट इज क्लियर, बट इन देयर मैप द लाइन इज नॉट क्लियर. प्लस वी नो चाइना की पॉलिसी है टू सबज्यूम ऑल दी नेबरिंग कंट्रीज, तो उनका तो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, ठीक है? उनका मैटर ही डिफरेंट है. स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी इफ यू स्टडी, यू विल सी चाइना वांट्स टू सबज्यूम एंड eat every neighboring country. They are attacking Bhutan also. भूटान को कौन सा छोड़ा है उन्होंने? भूटान पे भी अटैक कर रहे हैं, ठीक है? सो दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन फॉर टुडे. ये आज का आपका होमवर्क क्वेश्चन है. यू हैव टू कंप्लीट इट एंड कल 10 बजे से पहले रात को आपको PDF अपलोड करना है. Another important aspect I'll share with you, if you are on Shaktiman, free 2 days का access मैंने आपको दिया हुआ है. अगर जो बच्चे रिकॉर्डेड देख रहे हैं उनके पास एक्सेस नहीं है तो लिंक दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. यू कैन राइट योर आंसर, गेट इट इवेल्युएटेड लाइव विद शक्तिमान. इस बटन पे क्लिक करोगे, आप अपने आंसर का PDF अपलोड करोगे एंड इवेल्युएटेड लाइव विद शक्तिमान. ओके, सो कंक्लूजन में निक्की क्या लिखना है? कंक्लूजन बहुत इजी है. 7th शेड्यूल का इंपॉर्टेंस समझा दी. अब आप बताओगे, ये लिख दोगे कंक्लूजन में कि हाउ 7th शेड्यूल इज इंपॉर्टेंट टू प्रमोट हार्मनी अमंग दी स्टेट्स एंड इन द नेशन. 7th शेड्यूल एक 4 लाइन में समराइज कर दोगे. यू इन 4 लाइन्स यू विल समराइज यूजिंग वर्ड लाइक हार्मनी, यूजिंग वर्ड्स लाइक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यूजिंग वर्ड्स लाइक सोवरेनिटी, यूजिंग वर्ड्स लाइक इंटेग्रिटी. इन वर्ड्स को यूज करके आप 4 लाइन का समेशन लिखोगे, 7th शेड्यूल क्यों प्रेशियस है हमारे लिए, ठीक है? सो ऑन दिस नोट वी आर रैपिंग अप द सेशन. थैंक यू एवरीवन. ये क्वेश्चन है आपका 150 वर्ड्स, यानी कि 10 मार्क्स का, 1.5 पेज और मैक्सिमम 2 पेज, नॉट मोर देन दैट. ओके, 150 वर्ड्स है ना, 250 वर्ड्स नहीं है. तो 250 वर्ड्स में 3 पेज होते हैं, 150 वर्ड्स में 1.5-2 पेज बस. ऑल राइट, थैंक यू एवरीवन. गुड नाइट एंड रिवाइज एंड अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, उसके बाद सोने जाना, ठीक है?